गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको इसॉप करके जो चैप्टर है अपना कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का, सीएमए इंटर ग्रुप 2 का, उसके ऊपर अपना चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक फास्ट फॉरवर्ड लेक्चर इसॉप के ऊपर। चलिए तो पहले समझ लेते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है क्या। इसॉप कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को। ये एक शेयर बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है एम्प्लॉयज के लिए। मतलब कि आप कंपनी में इतने साल से काम कर रहे हो और कई बार ये डर रहता है कि नो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला ना जाए। तो मैं इसॉप करके एक ऑप्शन रखता हूँ उनके पास कि भाई अगर आप कंपनी में रहोगे तो हम आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देंगे ताकि एम्प्लॉय वहां पे बना रहे। मतलब ये आपको मैं शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ कंसेशनल रेट पे, आपको बेनिफिट देने के लिए कि भाई 100 रुपए का शेयर है और मैं आपको बोलता हूँ कि चलिए मैं आपको 30 रुपए में ऑफर करता हूँ। आपको तो पूरा पूरा फायदा दिख रहा है। इसको कहा जाता है इसॉप। बट ये ऑफर मैं आपको कब दूंगा, कुछ कंडीशंस होगी, आपको इतने साल कंपनी में निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चीजें मिलेगी। तो एक इंसेंटिव स्कीम होती है, फ्री ऑफ चार्ज हो सकता है या फिर कंसेशनल रेट पे होता है। 99% केसेस में आपको ये कंसेशनल रेट पे मिलेगा। ये आपका राइट है, आपको लेना हो तो लो, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको इसॉप लेना ही है। आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको लेना है तो लो, राइट शेयर की तरह ही होता है। कंडीशंस इसमें क्या रहती है, तो कंडीशंस रहती है वेस्टिंग कंडीशंस, जिसे कहा जाता है कि भाई या तो आपको कंपनी में रहना पड़ेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, कोई ना कोई एक टाइम पीरियड होगा, उतने साल तक आपको कंपनी में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको स्टॉप मिलेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आपको स्टॉप दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि मैं आपको कोई टारगेट देता हूँ कि भाई आप ये टारगेट अचीव करोगे तो मैं आपको स्टॉप दूंगा। मार्केट बेस्ड टारगेट भी हो सकते हैं, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशंस भी हो सकती है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अपनी एग्जाम में 90% सर्विस बेस्ड ही रहता है। ठीक है कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, वॉट एवर इज द टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तभी आप एलिजिबल माने जाओगे इस ऑप के लिए। हाँ, जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसॉप ले लीजिए या फिर आप उसको लैप्स कर दीजिए, मतलब आप मत खरीदिए, आपकी मर्जी। क्योंकि ऊपर पहले ही लिखा था वहां पे कि इट इज एन राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। आपको ऑफर दिया है, आपकी मर्जी, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, किसने बोला है आपको। ठीक है। तो ये बेसिक है इसका। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है इसकी टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर जिस दिन आपको इसॉप ऑफर किया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रांट डेट। डेट एट विच इसॉप इज ऑफर्ड, कि भाई 1 अप्रैल 2020 को मैंने आपको ऑफर किया, तो दैट इज नोन एज ग्रांट डेट। अब उसमें एक होगा वेस्टिंग पीरियड, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल तक एम्प्लॉय रहेगा, तब जाके उसको ये इसॉप मिलेगा। दैट इज नोन एज वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन, कंडीशन विच यू हैव टू फुलफिल टू बी एलिजिबल फॉर इसॉप। इसॉप लेने के लिए एलिजिबिलिटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4/20 है और 31 मार्च 2023 मैंने इतना टाइम पीरियड रखा है 3 साल के लिए, कि भाई 3 साल में आपको कंपनी के अगर आप एम्प्लॉय रहोगे तो आप इसॉप के लिए एलिजिबल होगे, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, वेस्टिंग पीरियड। और जैसे ही वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, आपका एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट होगा कि भाई 1 साल के अंदर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2024, और यहाँ पे मैंने आपको 1 साल दिया है कि भाई एलिजिबिलिटी के बाद आपके पास 1 साल है, आपकी मर्जी, आपको इसॉप लेना है कि नहीं लेना है। तो पहली चीज, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी होने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। नहीं करोगे तो उसको कहा जाएगा लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब खत्म हो गया वो प्लान। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वेस्टिंग पीरियड एंड एक्सरसाइज पीरियड दो चीज होती है। अब मोस्टली जो इसॉप होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसेशनल रेट पे होता है, और आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, आपको थोड़ा बहुत तो पैसा देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं मार्केट प्राइस 100 रुपया है, और मैं आपको बोलता हूं कि 100 रुपीज में मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। अगर आप इसॉप लेते हो तो आपको कितने रुपए में मिलेंगे, 100 रुपए में। मतलब आपको कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, 50 रुपीज का। ये 50 रुपीज का डिस्काउंट कंपनी दे रही है एम्प्लॉइज को, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस को कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और इसी एक्सपेंस को, इसी डिस्काउंट को कहा जाता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके हर बार कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दिस इज सिंपली जो डिस्काउंट एलिमेंट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। और उसी एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, पी एंड एल अकाउंट में। और इसी डिस्काउंट का नाम क्या रखा गया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मैं आपको क्या फायदा दे रहा हूँ, 50 रुपए का फायदा दे रहा हूँ।
मार्केट प्राइस की कंपैरिजन में, तो 50 रुपये मेरे खर्चे की तरह होगा और उसको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट कर देना है। देखो, अच्छा, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के दो तरीके हमारे पास अवेलेबल रहेंगे एग्जाम के अंदर। एक होता है फेयर वैल्यू ऑप्शन और दूसरा होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम फेयर वैल्यू को देंगे हमेशा। फेयर वैल्यू आपको डायरेक्टली एग्जाम में दी हुई होगी। फेयर वैल्यू आपको डायरेक्टली एग्जाम में दी हुई होगी। फेयर वैल्यू इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई मार्केट प्राइस 150 है, एक्सरसाइज प्राइस 100 है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हुआ? 50 रुपीज। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कहा जाता है। ये सेकंड नंबर पे मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। अगर क्वेश्चन में मेरे पास डायरेक्टली फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दी हुई है, मतलब डायरेक्टली आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे दिया, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दिया है तो हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? मार्केट प्राइस में से उसकी एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होगी? तो बहुत सिंपल है, इसी को उल्टा कर दो। वैल्यू ऑफ ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस में प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट प्राइस कितनी थी? 150। आपने एक्सरसाइज प्राइस माइनस की तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आया? 50। रिवर्स जाओ, वैल्यू ऑफ ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस प्लस कर दो तो आपको शेयर की प्राइस मिल जाएगी। पर ध्यान रखना है, अगर फेयर वैल्यू दिया है तो पहली प्रायोरिटी, फेयर वैल्यू नहीं दिया है तो फिर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करोगे? मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इतनी चीजें क्लियर है? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको हर साल एंट्री करनी है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस की। जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमने 50 रुपये निकाला था, जो डिस्काउंट एलिमेंट था, वो मेरे लिए खर्चा है और उस खर्चे को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इसॉप अकाउंट। क्या करेंगे हम? एंट्री। ठीक है, तो हमने देखो इसॉप आउटस्टैंडिंग क्यों किया? क्योंकि अभी तक हमने इसॉप दिया नहीं है, हम पहले उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो तो एक्सरसाइज पीरियड में होगा। स्टार्टिंग हो जाता है हमारा वेस्टिंग पीरियड की जो टाइम लाइन थी, वहां से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हर साल मुझे उसको क्या बना देनी पड़ेगी? मेरी लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, और उसी को फिर हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L में। जैसे सैलरी में नहीं करते थे हम, वैसे ही होता है कि सैलरी पे कर दी तो टू कैश, नहीं पे कर दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, और फिर सैलरी को कहाँ ट्रांसफर कर देते थे हम? P&L में। और जब हम वो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। इन द सेम मैनर में अभी तक हमने ईसॉप पे नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज आवर लाइबिलिटी। और जिस दिन पे करेंगे उस दिन ये क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी से निकल जाएगा। हर साल मुझे ये दोनों एंट्रियां पार करनी रहेगी। ठीक है, दोनों साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, जब तक वेस्टिंग पीरियड चलता रहेगा, एक्सरसाइज पीरियड नहीं आ जाता, तब तक मुझे ये एंट्रियां बार बार रिपीट करनी रहेगी। और जिस टाइम पे मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा उस टाइम पे कंपनी हूं मैं, कंपनी के पास पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आएगा? जो एक्सरसाइज प्राइस नक्की की थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। इसॉप के अंदर ऑप्शन अमाउंट कौन सी आएगी? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आपने 50 रुपया वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला था। इक्विटी शेयर की प्राइस, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों में आपको अलग अलग करनी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो आप देखिए ऊपर वाले का टोटल हो रहा है 150, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 140। तो रिमेनिंग अमाउंट को हम कौन सा अमाउंट बोलेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट। एज वी नो दैट कि मार्केट प्राइस क्या थी? 150। 150 में से फेस वैल्यू कितनी? 10। तो बाकी के अमाउंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी कभी अगर आपका इसॉप का खर्चा कम आ जाता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा, तब आपको अपने इसॉप का जो लाइबिलिटी है उसको रिवर्स कर देना है, और रिवर्स करके उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? जनरल रिजर्व अकाउंट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले साल में आपका खर्चा होना चाहिए था 98,000, एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट, बट आपका खर्चा हुआ फॉर एग्जाम्पल 80,000। ठीक है, आपका खर्चा कम हुआ, कितना कम हुआ? 18,000 से। आपको इसको कहाँ ट्रांसफर कर देना है? जनरल रिजर्व में। ये क्यूमुलेटिव बेस पे चलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको इसकी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बट याद रखना है कि अगर कोई ऑप्शन लैप्स हो जाता है तो खर्चा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि आप समझो कि पहले 1000 ऑप्शन थे, 1000 ऑप्शन पे आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो एक्सपेंस बट ऑब्वियसली आपका ज्यादा होगा। लेकिन बीच में से कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, क्योंकि क्राइटेरिया क्या था कि 3 साल रुकना पड़ेगा, 2 साल रुकना पड़ेगा, 4 साल रुकना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि किसी एम्प्लॉय को कि भी 4 साल रुकोगे तभी स्टॉप मिलेगा, और कोई एम्प्लॉय 2.5 साल में कंपनी छोड़ के चला जाता है, और उसको 100 ऑप्शन का हमने दिया हुआ था ऑफर, तो ये तो 100 तो लैप्स हो गए आपके। तो अब ऑप्शन मार्केट में बचे कितने मेरे?
900। अब जैसे ही ऑप्शन लैप्स हो जाएगा आपका खर्चा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। खर्चा रिड्यूस हो जाएगा मतलब आपने जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और रिड्यूस होके वो कहाँ चली जाएगी, जनरल रिजर्व में। ये तभी करना है जब ऑप्शन क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तभी हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में पता है कौन सी अमाउंट जाएगी, ये 100 इसॉप वाली अमाउंट जाएगी। क्योंकि 100 इसॉप क्या हो गए, कम हो गए, एक्सरसाइज नहीं हुए, ये मार्केट में से गायब हो गए, मतलब लैप्स हो गए, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए या कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हो। जैसे ही ये लैप्स होगा ऑटोमेटिकली आपको अपनी लाइबिलिटी क्या कर देनी है, रिवर्स कर देनी। अब सॉल्व कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर देना है, वेस्टिंग पीरियड आइडेंटिफाई कर देना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। मैंने आपको बताया था दो सिचुएशन होती है, एक तो मैंने टाइम पीरियड दिया होगा या फिर परफॉर्मेंस बेस होगा। परफॉर्मेंस बेस एग्जाम में नहीं पूछा जाता अपने, मोस्टली अपने एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वेस्टिंग पीरियड वाला ही टॉपिक पूछा जाता है। जैसे ही वेस्टिंग पीरियड आइडेंटिफाई आ जाता है, आप पहले ये नक्की कर दो कि इसॉप कितने कितने एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड है उसको अवेल करने के लिए, और इसॉप में ऑप्शन में आप शेयर्स पर एम्प्लॉय को कितने दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 एम्प्लॉय है और आप हर एम्प्लॉय को 10 शेयर्स का वादा करके बैठे हो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000। ये आपको कैलकुलेट कर देना है, नंबर ऑफ इसॉप कितने। ठीक है, नंबर ऑफ इसॉप आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, पहली प्रायोरिटी देंगे हम फेयर वैल्यू को। फेयर वैल्यू नहीं दी है तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू से जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बट अगर फेयर वैल्यू दिया तो पहले फेयर वैल्यू, एल्स फिर हम किसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू से। हर बार आपको ये एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है, आपके पास एग्जिस्टिंग इसॉप कितने हैं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या थी, जैसे हमारे केस में 50 चल रही थी, लैप्स वेस्टिंग पीरियड कितना है और टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है। देखो ये बहुत सिंपल है कि अगर मैं आपको बोलूं टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, हर साल के एंड में आपको ये एक्सपेंस वाली एंट्री करनी है। तो पहले साल में मैं बोल सकता हूं कि एक साल खत्म हो गया टोटल 3 साल में से, तो हम करेंगे इंटू 1/3। सेकेंड ईयर के एंड में जब मैं जनरल एंट्री करूंगा तो मैं बोल सकता हूं 2 साल खत्म हो गए टोटल 3 साल में से, तो हो जाएगा इंटू 2/3। और तीसरे साल में करूंगा तो 3 साल खत्म हो गए टोटल 3 साल में से, तो हम करेंगे इंटू 3/3। ये जो भी मेरा खर्चा आएगा उसमें से जो टोटल एक्सपेंस ऑलरेडी कवर्ड हो गया है प्रीवियस ईयर में, आप समझो पहले साल में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसके पहले तो कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो पहले साल में कोई खर्चा माइनस होने वाला ही नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि पहले साल में 12,000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, तो जब दूसरे साल में आप ये वाली वर्किंग करोगे तो आपको उस खर्चे में से कितना खर्चा माइनस कर देना है, 12,000, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। राइट, फिर तीसरे साल में भी आपको सेम प्रोसेस करनी है, जितने खर्चे रिकॉर्ड हो चुके वो आपको क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो ये 4 चीजें आपको करनी रहेगी। ठीक है, फिर हमको जो जनरल एंट्री पास करनी है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि हर साल के एंड में हमको ये वाली एंट्री पास करनी है, 2 एंट्रियां हर बार P&L में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन अगर कोई ईयर के अंदर आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आपको सिर्फ जनरल रिजर्व वाली एंट्री करनी है, और जिस साल में ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा उस साल में हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा इसका। ओके, प्रैक्टिकल करेंगे, आपको सारी चीजें जो अभी मैंने समझाई है वो और क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन अपने करके देखते हैं, सो यू विल गेट द मोर क्लैरिटी अबाउट इसॉप अकाउंटिंग। अच्छा, आपको याद क्या रखना है वो तो पता ही है ना, मैंने आपको लिखवाया था अभी की, ये हाउ टू सॉल्व वाली चीजें आपको याद रखनी। पहले आपको वेस्टिंग पीरियड फाइंड आउट कर देना, नंबर ऑफ इसॉप, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, देन आफ्टर जर्नल एंट्री। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं कि एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑन 1/4/2000, 1 अप्रैल 2000 को 40 रुपए में आपको स्टॉक ऑप्शन दिया गया। ठीक है, कितने रुपए में दिया गया, 40 रुपीज में आपको ऑप्शन दिया। तो कहना इसे दिस इज एक्सरसाइज प्राइस, और मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 160। ओके, एंड द वेस्टिंग पीरियड कितना बोला है, 2.5 ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2000 से लेके 2.5 साल तक आपको टाइम दिया है कि आप एलिजिबिलिटी चेक कर लो। और उसके बाद आपका एक्सरसाइज पीरियड कितना दिया उन्होंने, 1 ईयर का। फिर लिखा है कि 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई 2002, 2002 को 300 ऑप्शन 1 मई को अनवेस्टेड मतलब कोई रीजन से खत्म हो गए, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, वॉट एवर इज द रीजन।
एंड 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं 13 जून 2003 को। ठीक है, टोटल कितने एक्सरसाइज हुए? 600 ऑप्शन। और लिखा है कि 100 वेस्टेड ऑप्शंस लेप्स्ड एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। क्योंकि वो एक्सरसाइज किए ही नहीं एम्प्लॉय ने, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। तो चलिए, पहला काम हमको जो करना है वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को एक टाइमलाइन नक्की कर देनी है वेस्टिंग पीरियड की। तो आप देखिए, अपने का ग्रांट पीरियड कौन सा, सॉरी ग्रांट डेट कौन सी दी हुई है कि 1 अप्रैल 2000 को ऑप्शन जो है वो ग्रांट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने बोला है 2.5 ईयर। तो देखो, पहला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2001। दूसरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2002। तीसरा साल कब खत्म होगा? तीसरा नहीं, 2.5 साल है, बट अपने तीसरे साल के एंड में अकाउंटिंग करनी है, तो 31 मार्च 2003। ये हमारी टाइमलाइन होगी। ये मेरा हो गया पहला साल, ये हो गया मेरा दूसरा साल, और यहाँ पे तीसरा साल। तो डेट कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? 13 सितंबर 2002। यहाँ पे 6 महीने पूरे हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया मेरा पहला साल, दूसरा साल, और यहाँ पे जाके कितना टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा हमारा? 2.5 ईयर। ये जो है ये आपका वेस्टिंग एलिजिबिलिटी वाला टाइम पीरियड दिया हुआ है। मैं यहाँ से वापस ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज योर वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब आपको प्रूव करना है कि आपको ई-शॉप मिलेगा कि नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हो के नहीं। इसके बाद 1 साल का टाइम दिया है वेस्टिंग पीरियड के बाद ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो 13 सितंबर से 1 साल अगर मैं गिनूंगा तो आएगा यहाँ पे 1 अक्टूबर 2003। ठीक है, सो ये जो मेरा टाइम पीरियड हुआ, ये कौन सा टाइम पीरियड हुआ? एक्सरसाइज टाइम पीरियड। ये टाइमलाइन क्लियर है? आई थिंक सो। 2.5 ईयर, और उसके बाद उन्होंने बोला 1 साल। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट 1 ईयर। ये मेरा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था मेरा? आपको याद हो तो स्टेप 2 क्या था? हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बोलो, भूल गए क्या? स्टेप 2 है हमारा नंबर ऑफ इसॉप कितने। नंबर ऑफ इसॉप आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो 1000 एम्प्लॉइज है, एंड 1 ऑप्शन ईच है, सो 1000 ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1000 एम्प्लॉइज, और एक ऑप्शन है हर एक का। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए? 1000। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको वापस बता देता हूँ मैं। 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। उसमें अगर कुछ दिया नहीं कि कितने शेयर है, तो 1 शेयर लिया जाता है। ठीक है, 1 एम्प्लॉय जो है वो इसको एक स्टॉक ऑप्शन दिया जा रहा है। तो 1000 एम्प्लॉय है, तो टोटल स्टॉक ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कहीं पे फेयर वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, तो फेयर वैल्यू कहीं पे भी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। अगर फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो अपने पास सेकंड प्रायोरिटी में क्या आ जाता है? इंट्रिंसिक वैल्यू वाला ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस करेंगे तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 3, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, हमारी मार्केट प्राइस कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, अगर आपने देखा हो तो 160। एक्सरसाइज प्राइस कितनी दी हुई थी हमको? 40। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो गया? 120। वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या था? मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में समझाया था, दिस इज द डिस्काउंट एलिमेंट, और इसी डिस्काउंट एलिमेंट को हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, और इसी को मुझे कहाँ ट्रांसफर करना होता है? बार बार पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या था अपना? कैलकुलेट एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जिस्टिंग इसॉप, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इनटू लैप्स पीरियड डिवाइड बाय टोटल पीरियड माइनस टोटल एक्सपेंस। याद रहेगा? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वापस, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला क्या है? एग्जिस्टिंग इसॉप इनटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन
इंटू लैप्स पीरियड डिवाइड बाय टोटल पीरियड। ये जो अमाउंट आएगी उसमें से माइनस कर देना है हमको अमाउंट ऑलरेडी रिकवर्ड। ठीक है, जो अमाउंट हम ऑलरेडी रिकवर करके बैठे हैं वो हम माइनस कर देंगे। देखो अब हमको सारी जर्नल एंट्री जो करनी है साल एंड पे करनी है। तो हमारा पहला साल कब एंड हो रहा था, आपने ध्यान दिया हो तो पहला साल हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2001 को। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टॉक मेरे पास कितने हैं 1000। वैल्यू ऑफ ऑप्शन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 120। टोटल टाइम पीरियड कितना है हमारा 2.5 पीरियड। टोटल टाइम पीरियड या वेस्टिंग पीरियड जो है मेरा, इसको आप वेस्टिंग पीरियड बोल दो टोटल पीरियड की जगह, ज्यादा इजी रहेगा। टोटल मेरा वेस्टिंग पीरियड है 2.5 और अभी कितना साल खत्म हुआ है, सिर्फ 1 ईयर हमारा कंप्लीट हुआ है। सो हम अगर हम और उसमें से क्या माइनस करना है हमको, टोटल अमाउंट रिकवर्ड। बट पहले साल में तो कोई अमाउंट रिकवर्ड हुई नहीं, क्योंकि इसके पहले तो कोई था ही नहीं ना। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 48,000। मतलब पहले साल की जो जनरल एंट्री करूंगा उसकी अमाउंट कितनी होगी मेरी 48,000। दूसरा साल मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2002 को। ओके, 31 मार्च 2002। अगर आप देखो लाइन, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज दी हुई थी कि कितने ऑप्शन जो है वो वेस्ट हो रहे थे बीच में। सॉरी, ये 300 अनवेस्टेड ऑप्शन जो है वो 1 मई 2002 को लैप्स हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे 300 ऑप्शन निकल चुके हैं पिक्चर से। तो यहाँ पे मैं टाइम लाइन में इसका जिक्र कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। क्या डेट दी हुई थी 1 मई 2002। तो 1 मई 2002 कहाँ पे फॉल होगा, लगभग इधर होगा। तो यहाँ पे मैं डेट लिख लेता हूँ 31, सॉरी क्या तारीख थी, हाँ 1 मई। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 मई 2002 को 300 ऑप्शन अनवेस्टेड। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, उतने ऑप्शन हमको कम कर लेना है। पर अभी तो हम कौन सी डेट पे 31 मार्च 2002, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ। सो अगेन 1000, वैल्यू ऑफ ऑप्शन 120। अब देखो टाइम पीरियड कितना लैप्स हो चुका है, 2 साल। टोटल कितने साल थे 2.5। और उसके पहले वाले साल में हमने देखो खर्चा कितना माइनस किया है, मतलब खर्चा कितना रिकॉर्ड किया है 48,000। चलो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 48,000। 96 हो रहा होगा, उसमें से 48 हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बचेगा 48,000। क्लियर। अब हमारा तीसरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2003। एक्चुअली 2.5 ईयर पे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, बट अकाउंटिंग एंट्री साल एंड पे करनी होती है। और यहाँ पे आपको पता हो तो बीच में 1 मई 2002 को 300 लोगों ने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया था, कोई रीजन से वो लोग चले गए थे। तो अब 1000 की जगह मेरे पास 300 निकल गए, सिर्फ कितने बचेंगे 700 इंटू 120। और अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी। सो 2.5 डिवाइड बाय 2.5 माइनस, अब ध्यान रखना 48 नहीं आएगा, पहले साल और दूसरे साल टोटल मिला के 96,000 हो चुका है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है -12,000। ठीक है, आपका आंसर कितना आ रहा है -12,000, एक बार चेक कर लो। ठीक है, -12,000 का मतलब क्या हुआ आप समझो, 700 इंटू 120 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 2.2, सॉरी वही आएगा अपना 82,000, सॉरी 84,000। इसको कैलकुलेट करें तो 84,000 हो रहा है। मतलब मेरा खर्चा 84 होना चाहिए था, जबकि मैं ऑलरेडी कितना रिकवर करके बैठा हूं 96। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कई बार लाइबिलिटी जब रिड्यूस हो जाएगी तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में। हर बार हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, P&L में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन तीसरे साल में उल्टा हो रहा है, अब आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना है, आपने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए। आपने टोटल 96 रिकॉर्ड कर दिए, जबकि हो कितने रहे अभी 84। मतलब आपको 12,000 वापस खींच लेने। और 12,000 वापस खींचने के लिए उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, जनरल रिजर्व में। तो देखो फर्स्ट 3 साल में जो मुझे जनरल एंट्री करनी थी, तीनों की अमाउंट मेरे पास आ चुकी है। अब हम सिर्फ जनरल एंट्री पास कर देते। 31 मार्च 2001 एंट्री क्या करते थे हम, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 48,000। इसी 48,000 को हम ट्रांसफर करेंगे 31 मार्च 2001
P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। दूसरा साल 31 मार्च 2002, सेम एंट्री, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग 48,000। 31 मार्च 2002, वापस इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस 48,000। ये अमाउंट कहाँ से आई? अभी हमने वर्किंग की थी, वहां से ये अमाउंट आ रही है। ठीक है, 2 साल का हो गया। तीसरे साल में हमको खर्चा रिकॉर्ड नहीं करना है। 31 मार्च 2003, तीसरे साल में हमको रिवर्स करना है। तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, और वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देनी है हमको? जनरल रिजर्व में। कितनी अमाउंट है वो? 12,000। 12,000 रुपये हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने हैं। क्लियर हुआ? ये हमारे 2.5 साल का जो वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है, 2.5 साल के बाद जो ईयर एंड हुआ था, वहां तक की हमने एंट्री कर दी। अब हमें पता है ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है 30 जून 2003 को, और ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जनरल एंट्री मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि भाई एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज पैसा आया, कंपनी ने डिस्काउंट दिया मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो उसको कहा जाता है ESOP अकाउंट, सॉरी ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। सामने आप क्या दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को? इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सैलरी की तरह होता है कि भाई सैलरी जब पे करते हो तो एंट्री करते हैं सैलरी टू कैश, लेकिन जब आप पे नहीं करते हो तो कैश की जगह पे क्या आ जाता है वहां पे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, जब तक पे नहीं करोगे वो लाइबिलिटी बनती जाएगी, और जैसे ही आप पे करोगे तो एंट्री क्या हो जाती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, ये लाइबिलिटी आपकी निकल जाती है। सेम मैनर में अभी तक हमने ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया था बिकॉज वो लाइबिलिटी थी, अब ये लाइबिलिटी को पे करने का टाइम आ गया है। ठीक है, पे करने का इन सेंस कि इस लाइबिलिटी को रिमूव करने का टाइम आ गया है, इसलिए हमने ESOP अकाउंट को क्या कर दिया? यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब ध्यान से देखना इसमें अमाउंट कहां से आएगी। बैंक में एम्प्लॉय कौन सी अमाउंट भरेगा? एम्प्लॉय आपको पैसा देने आएगा, और कितने लोग आ रहे हैं पैसा देने आपको पता है? क्वेश्चन में दिया हुआ था, ध्यान से पढ़ना। 600 लोगों ने ही ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, तो ये 600 लोग आपको पैसा देने आ रहे हैं। आपको देंगे ये लोग एक्सरसाइज प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस कितनी दी हुई है अपने को? 40 रुपीज। मतलब ये लोग आपको 24,000 रुपये देके जाएंगे। आपने इनको डिस्काउंट कितना दिया है? 120 रुपीज का। 120 रुपए का आपने इनको डिस्काउंट दिया है, मतलब 72,000 इज योर ESOP अकाउंट, राइट। टोटल 160 है, जिसमें मेरे इक्विटी शेयर का भाव कितना है? 10 रुपए। आप देखो ऊपर 120 एंड 40, 160 आपने रिकॉर्ड किया है। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना माना जाएगा? 150 इंटू 600 इंटू 600। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में 60,000, और यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी 90,000। भाई अमाउंट कैसे आई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बैंक में पैसा आएगा कौन सा? एक्सरसाइज प्राइस का। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर योर रेफरेंस कि इसमें आपको अमाउंट कौन सी लेनी है? एक्सरसाइज प्राइस। इसमें आपको कौन सी अमाउंट लेनी है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इसमें आपको कौन सी अमाउंट लेनी है? फेस वैल्यू। और जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। इनको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जब वर्किंग की थी तो 700 चल रहा था, 700 में से एक्सरसाइज कितने हुए? खाली 600, मतलब 100 ऑप्शन लैप्स हो गए। तो 100 ऑप्शन लैप्स हो गए तो उसकी भी तो एंट्री हमको करनी पड़ेगी। तो 100 ऑप्शन के लैप्स होने की हम एंट्री करेंगे। तारीख है हमारी, सॉरी 1 अक्टूबर, लास्ट डेट थी ना हमारे एक्सरसाइज की 1 अक्टूबर 2003। हमने टाइमलाइन बनाई थी कि 6 महीने 1 साल जब पूरा हो रहा है। ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? जनरल रिजर्व में। कितने ऑप्शन है? 100।
ESOP का मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन 120, मतलब ये 12,000 रुपये आपके कहाँ ट्रांसफर हो गए, जनरल रिजर्व। सो इट्स वेरी सिंपल। पहले साल जब तक वेस्टिंग पीरियड चलता है, हर साल के एंड में आपको एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, ESOP आउटस्टैंडिंग, फिर उसको P&L में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, बस बीच में ध्यान रखना है कि अगर वेस्टिंग पीरियड के बीच में कोई ऑप्शन जो है अनवेस्टेड हो जाते, कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते, जैसे यहाँ पे हुआ था 1 मई को 300 लोग छोड़ के चले गए थे, तो मैंने यहाँ पे 300 ऑप्शंस माइनस करके नेक्स्ट जो ईयर एंड की डेट थी उसमें 700 लिया था। और फिर ये मेरा वेस्टिंग पीरियड जो है वो यहाँ पे 30 जून को, सॉरी 30 जून नहीं, 13 सितंबर को कंप्लीट हो रहा था। 2.5 साल यहाँ पे पूरे हो रहे थे, हमने ऊपर जो टाइमलाइन बनाई थी उसमें। ठीक है, तो वेस्टिंग पीरियड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता था 13 सितंबर को, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, तो एक्सरसाइज पीरियड की तारीख क्या आ जाएगी, 1 अक्टूबर। राइट, तो ये आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऊपर मैंने टाइमलाइन में भी लिखा ही है, इसलिए आप पहले टाइमलाइन बनाई दो। 1 अक्टूबर 2003 आपका यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड क्लोज हो रहा है, और आपका वेस्टिंग पीरियड क्लोज हो रहा था 13 सितंबर 2002 को। सो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका एक्सरसाइज पीरियड होता है। तो आपको जर्नल एंट्री हर साल के एंड में करनी होती है, 31 मार्च 2, 31 मार्च 3, यहाँ तक कि हमने सारी जर्नल एंट्री की। स्टेप्स फॉलो करना है, अमाउंट निकाल के रखनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। पूरा चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में मैं बाकी के क्वेश्चन करवा के इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। और एग्जाम में कदाच ये पूछा जाता है कई बार, 6 to 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। सो अच्छे से आप इसको कर लेना, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ लेना। ओके, बाय बाय।